शहजादों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज बच्चों हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। 4.3 हमारे चैप्टर 4 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इस वजह से गौर से सुनिएगा, रजिस्टर वगैरह निकालें, एक एक पॉइंट को आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी लेक्चर में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो इंशाल्लाह आपको वहां पे हम आपकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होगी वो हम उसको सॉल्व कर देंगे। स्टार्ट करते हैं टाइम जाया किए बगैर। अच्छा बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम कुछ डेफिनेशंस को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास हैं क्या, ये टर्म्स जो हैं। सबसे पहला हमारे पास है इंक्लिनेशन। हेडिंग देते जाएं और साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसको समझते हैं। ओके, डेफिनेशन लिखे बच्चों। द एंगल अल्फा measured anti-clockwise from positive x-axis to a non-horizontal straight line। इसको नॉन हॉरिजॉन्टल या नॉन वर्टिकल भी हम कह सकते हैं। इंक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या है? द एंगल अल्फा measured एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। यहां पे जो एंगल अल्फा है इससे मुराद हमारे पास क्या है? इंक्लिनेशन। अच्छा बच्चों देखो, फॉर एग्जांपल अब इस डेफिनेशन तो लिख लिया, समझते हैं कि हमारे पास ये होता क्या है। अब ये देखो, ये हमने ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, ये हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहां पे मैं सपोज करता हूं ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ये। अब इस स्ट्रेट लाइन का, नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का अगर हमने एंगल फाइंड करना है तो हमेशा एंगल क्या करते हैं? इंक्लिनेशन कहां से फाइंड करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहां से फाइंड करेंगे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ऑपोजिट। तो यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू होगी वो एंगल की, वो हमारे पास क्या होगा? इंक्लिनेशन। तो यहां इस प्लेन में इंक्लिनेशन क्या है? अल्फा। अब इसी तरह हम और एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब देखो बच्चों, ये आपने याद रखना है हमेशा कि जो एंगल हम फाइंड करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, तो ये आ गया, इसको बीटा कह देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये भी इंक्लिनेशन है। लेकिन शहजादों अगर कभी ऐसा लिखा हो, ये लाइन आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइन गिवन है और हमें ये वाला एंगल गिवन होता है, ठीक है, और इस एंगल की फॉर एग्जांपल हम वैल्यू कह देते हैं थीटा। अब आप ये देखो, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम जब भी डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं और एंड कहां पे करते हैं? नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब ये देखो, और डायरेक्शन क्या होती है उसकी? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो, ये तो हमारे पास क्या है? ये क्लॉकवाइज में आ रहा है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ये जो एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन तक, ये हमारे पास क्या होता है? इंक्लिनेशन। अब बेटा एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई एंगल एक स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट हो रहा है उसी पे एंड हो रहा है, तो जो टोटल एंगल होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को देखें, अगर यहां से यहां तक के टोटल एंगल की बात करें वो क्या होगा? 180 डिग्री। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा ये एंगल जो है ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला एंगल। तो आप कहोगे सर ये जो दोनों एंगल हैं, ये पूरा एंगल इसका सम होता है 180 डिग्री, तो 180 में से क्या निकाल दें? 90, क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल। तो अब ये देखो, ये पूरा एंगल क्या होता है? 180। हमने ये वाला फाइंड करना है, पूरा एंगल जो है वो 180 होता है। 180 में से अगर ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये निकाल देंगे हम, तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा? थीटा। तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस केस में इंक्लिनेशन हमारे पास ये है। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? ओके, शाबाश, आ गए हो। अच्छा अब नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है? स्लोप। इसको हम स्लोप भी बोलते हैं
और हमारी बुक में इसका एक और नाम भी लिखा हुआ है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द मेजर ऑफ रेशियो राइज टू रन, द मेजर ऑफ रेशियो राइज टू रन, ये हमारे पास क्या होती है? स्लोप। क्या मतलब? यहां पे P लिखा 3,2। अब मुझे ये बताओ, इसको शो करना है तो हम क्या लिखते हैं? जब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहां पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं जिसकी वैल्यू है 3,2। अब हम कहते हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वैल्यू किसकी होती है? ये 3 है, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है। इस पॉइंट के नीचे जो वैल्यू होगी x की, और इसके जो सामने वैल्यू होती है वो किसकी होती है? y की। अब इसी तरह यहां पे देखो, अब इस पॉइंट के नीचे जो वैल्यू होगी, ये किसकी होगी? x1 की। शाबाश। और अब बताओ इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है, ये किसकी होगी? y1 की। सेम इसी तरह से अब मुझे ये भी बताओ, इस पॉइंट के नीचे जो वैल्यू होगी, ये वाली ये किसकी होगी? x2 की। और इसी पॉइंट के सामने जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? वो होगी y2 की। ठीक हो गया ना शरादो? गुड हो गया। अच्छा अब ये देखो, मुझे एक चीज आप बताएं कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x1। और इस ओरिजिन से, हम हमेशा डिस्टेंस यहां से लेते हैं ना, ओरिजिन से, इस ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x2। अब मुझे इसकी बेस चाहिए, ये मुझे चाहिए ये, और ये परपेंडिकुलर भी चाहिए। अब देखो, अब ये गिवन है ना, टोटल वैल्यू ये है, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को निकाल दो। जब इसमें से इसको निकाल दोगे तो ये इतना पोर्शन बचेगा, और इतना पोर्शन ही हमारे पास ये है। मतलब हमने करना क्या है? x2 में से माइनस करना है x1 को। ओके, तो हम क्या करते हैं? x2 में से x1 को माइनस करते हैं, वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या है? यहां पे लिख देता हूं, x2 माइनस x1। ठीक हो गया। अब ये देखो, इसी तरह यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या है? y1। मतलब ये वाला पॉइंट जो है y1 क्या ना, ये है y1। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? y2। ये ओवरऑल डिस्टेंस क्या आ रहा है शहजादो? y2। अब हमें ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए ना। अब देखो, ये y2 है, y2 में से अगर ये वाला डिस्टेंस निकाल दूं, मतलब y2 में से ये वाला डिस्टेंस निकाल दूं तो ये वाला आ जाएगा। तो ये क्या होगा? y2 माइनस y1। अब सपोज करते हैं यहां पे ये जो हमारे पास एंगल है, एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं अल्फा का, अपनी मर्जी से। मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव एंगल तो हमारे पास बनेगा ना, उसको हमने सपोज क्या कर दिया, उसका नाम क्या है? अल्फा। अब देखो बेटा, एक और चीज याद रख ले, स्लोप जो है ना, इसको हम हमेशा m से शो करते हैं। ठीक है। अब देखो, स्लोप का फॉर्मूला क्या था? हमने पढ़ा था कि जो स्लोप है इसका फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन। तो राइज क्या है बेटा? y2 माइनस y1 ओवर, यहां से अब रन क्या है? रन की वैल्यू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है। अच्छा अब एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस, तो आपने टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, या टेंजेंट अल्फा का क्या था? परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट का यही फॉर्मूला होता है ना। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना, और ये क्या है? बेस। तो इसकी जगह पे मैं टेंजेंट अल्फा नहीं लिख सकता? टेंजेंट अल्फा क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला एंगल क्या है? अल्फा। और हमने ये कहा था स्लोप को हमेशा हम किससे शो करते हैं? m के साथ। ठीक है। अच्छा अब मतलब ये m इज इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट अल्फा के इक्वल भी है, और y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के भी इक्वल है। ठीक है। अब ये जो है, ये हमारे पास स्लोप की वैल्यूज हैं। अब जहां जहां पे स्लोप आएगी उसकी जगह पे स्लोप लिखने की बजाय बेहतर ये हम क्या लिख दें? m लिख दें। अब ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब एंगल गिवन होगा, और ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे। तो ये हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्लोप का। अब आगे डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, तो ताकि
कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं लगाए, छापा लगाएं अच्छे तरीके से समझ के, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, आप देखें जरा थोड़ा सा जो अभी तक हमने चीजें पढ़ ली है ना, उनको जरा रिकैप करते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स जो हैं उनको हम रिकैप कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो स्लोप होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? स्लोप इक्वल होती है राइज ओवर रन। हमने अभी ये पढ़ा। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि जो स्लोप होती है उसको शो करते हैं m के साथ, और स्लोप किसके इक्वल होती है? टेंजेंट अल्फा। मतलब ये m क्या है? स्लोप। अब जहां जहां पे स्लोप आएगा बेहतर ये है उसकी जगह पे हम क्या यूज करें? m यूज करें। अच्छा, m किसके इक्वल होता है? टेंजेंट अल्फा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि m किसके इक्वल होता है? m इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इस चीज का हमें खुद पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होना है और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होना है। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब अल्फा गिवन होगा, एंगल गिवन होगा, इंक्लिनेशन। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे। अब एक और बात, मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों में से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया, अब इस वक्त y2 प्लस है तो जब माइनस कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा? माइनस। और y1 माइनस है तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी कॉमन लो, इन दोनों में से भी माइनस कॉमन लो, क्या आ जाएगा? x1 आ गया माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस था, अब क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ गया? x2। तो ये आपस में कैंसिल, तो m किसके इक्वल आ गया? y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, इसके इक्वल भी आ गया। तो क्या पता चला? अब यही तो बात है, यही हमें पता चला कि स्लोप इज इक्वल होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, इसके इक्वल होती है। ठीक हो गया। अब ये याद रख लें, अगर पहले आप y2 लिखेंगे तो x में भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? x2। और अगर आप पहले y1 लिखेंगे तो x में भी क्या लिखना पड़ेगा? x1। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ रही है ना? अब नेक्स्ट राइटिंग दे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब शशके वाले कुछ पॉइंट्स पढ़ने लगे हैं तो और ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा कि जो m है वो इज इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा। ठीक है, किसके इक्वल होता है? टेंजेंट अल्फा के। अच्छा, पहली चीज, अब इसमें भी कुछ मजेदार पॉइंट है। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है, तो फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड स्लोप। पहले हम ये लिख लेते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है तो हमने क्या करना है? हमने उसका इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन फाइंड करना है, और हमने उसकी फाइंड करनी है स्लोप, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। अब आपको पता है जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं, ये है, अब ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, अब बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे हो सकती है? अब इसमें आपको पता है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल लाइन या तो ऊपर होगी, मतलब या तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, मतलब y की वैल्यू, सॉरी। तो फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गई है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है? 0। सिंपल। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है ना, हम एंगल हमेशा यहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां तक एंगल क्या है? दोनों पैरेलल है, और पैरेलल में एंगल क्या होता है? 0। तो अब यहां पे मतलब अगर कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका इंक्लिनेशन क्या निकलेगा? 0। और उसकी स्लोप बतानी है, अब एंगल गिवन हो और स्लोप बतानी हो तो फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू टेंजेंट 0। अब टेंजेंट 0 क्या होता है? शिरा दो 0। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन भी 0 है और उसकी स्लोप भी 0 है। ठीक हो गया, पहला पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट क्या है? इसी तरह से अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन की, वर्टिकल लाइन, अब बताओ वर्टिकल लाइन का हमने क्या बताना है? इंक्लिनेशन
अगेन वही, और दूसरी चीज उसकी स्लोप भी हमने फाइंड करनी है। ओके बच्चों, ठीक है। अब ये देखो, लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस है। अब लाइन वर्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है। अब देखो जो वर्टिकल लाइन होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ठीक है, तो बताओ अल्फा क्या है यहां पे, अल्फा मतलब इंक्लिनेशन जो है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। ये तो बड़ा आसान था। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल हमेशा क्या बनाएगी, 0 का, और वर्टिकल लाइन एंगल क्या बनाएगी, 90 डिग्री का। अब अल्फा पता चल गया, आपने फाइंड करनी है स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट अल्फा, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, और टेंजेंट 90 क्या आता है, इन्फिनिटी। तो मतलब ये है कि अगर लाइन कोई भी वर्टिकल हो तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड है। इंफिनिटी का मतलब क्या है, अनडिफाइंड। ठीक हो गया बच्चों। अब पॉइंट नंबर 3, ये सारी की सारी चीजें शशके आपको बता रहा हूं एमसीक्यूज के लिहाज से, जो कि हमारी थ्योरी में लिखे हैं। बेटा देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान बात है, लेकिन थ्योरी को पढ़ना ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। मैथमेटिक्स में स्पेशली ज्यादा मुश्किल होता है थ्योरी को पढ़ना, क्योंकि बोरिंग लगती है। ठीक है, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुनना है। ठीक है, अच्छा 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट, अगर 0 लेस देन अल्फा लेस देन 90 डिग्री, अगर जो अल्फा है 0 और 90 के दरमियान में है, अगर अल्फा 0 और 90 के दरमियान में है, तो आपने याद रखना है कि जो स्लोप होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर अल्फा 0 और 90 के दरमियान में है तो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। इसी तरह पॉइंट नंबर 4, अगर अल्फा 90 और 180 के दरमियान में है, अगर अल्फा 90 और 180 के दरमियान में है, तो इस केस में जो हमारे पास स्लोप होगी, ठीक है, इस केस में जो हमारे पास स्लोप निकल के आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ये भी याद रखना। अब ये देखते हैं क्यों पॉजिटिव होगी क्यों नेगेटिव होगी, वो भी देखते हैं। 0 से 90 का मतलब क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है, 180 डिग्री। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब यार ये देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक कोई भी वैल्यू हम पुट करें स्लोप में, जो कि स्लोप का फॉर्मूला ये है, तो वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से 0 से 90 के दरमियान में जो भी स्लोप की वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव। 90 से 180 के दरमियान में हमेशा वैल्यू क्या निकलेगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड है ना, 90 से 180, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहां से जो स्लोप भी निकलेगी वो नेगेटिव। अब देखो ना, टेंजेंट नेगेटिव है तो स्लोप असल में ये किसके इक्वल है, स्लोप के ना, तो स्लोप हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। ठीक हो गया। अब ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अभी सिर्फ इंक्लिनेशन का और स्लोप का। ठीक है, अब मजीद जो है मजे मजे के पॉइंट्स पढ़ते हैं और क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, 4 पॉइंट जो थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट्स पे। बेटा देखें, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, ए बी और सी, और हमें ये कहा गया है कि हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स है तीनों, ये कोलिनियर हैं या नहीं है। स्लोप के जरिए हमने चेक करना है। अगर 3 पॉइंट्स कोई भी 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सेड टू बी कोलिनियर if and only if slope of AB is equal होगा slope of BC। कभी भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब इन दोनों की स्लोप फाइंड करो और इन दोनों की स्लोप फाइंड करो, वो आपस में क्या आ जाए, इक्वल। अब ये भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ CA की स्लोप इनके इक्वल निकलेगी। तो याद रखें 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब दोनों की स्लोप आपस में क्या होती है, इक्वल। स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ बी सी। अब नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, अगर हम ये कहें कोई सी 2 लाइंस हैं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं जी
ये जो ए बी है ना, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट मिलके ना एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। उस लाइन का नाम हमने रख दिया L1। इसी तरह से 2 पॉइंट है C और D, ये दोनों भी एक लाइन बना रहे हैं और इसका नाम हमने क्या रख दिया L2। इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं L2। ए बी का नाम क्या है L1, मतलब इस तरह से ये हमारे पास बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट क्या है B, तो दोनों मिलके लाइन बना रहे हैं। उस लाइन का हमने नाम क्या रख दिया L1, और जो सी डी है उन दोनों का नाम हमने क्या रख दिया L2। अब देखो, अब मैं याद रखूंगा इसके नाम से, इसको भूल गया मैं अब, ठीक है। इस पे फोकस आएगा मेरा। 2 लाइन है L1 और L2। अगर L1 पैरेलल है L2 के, अगर 2 लाइंस, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल, तो बेटा याद रखें स्लोप ऑफ L1 इक्वल होगी स्लोप ऑफ L2 के, ठीक है। अगर हम L1 की बात करें, स्लोप ऑफ L1 किसकी इक्वल होगी L2 की स्लोप के। अब देखो स्लोप को किससे शो करते हैं, स्लोप जब भी हम बात करते हैं स्लोप की, उसको हम शो करते हैं m के साथ। तो बेटा अगर L1 की स्लोप फाइंड करनी है ना, उसको हम शो करेंगे m के साथ ही, लेकिन यहां पे 1 लिख देंगे। और L2 की स्लोप का मतलब m2, मतलब 2 लाइंस जब भी पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के, तो इसका मतलब m1 इज इक्वल आ जाएगा m2 के। तो ये हमने पॉइंट्स था देखना, ये हमने देख लिया, ठीक हो गया। अच्छा नंबर 7 पे जो पॉइंट्स है वो और मजे का है। अगर यही दोनों लाइंस हम बात करें L1 परपेंडिकुलर हो जाती है L2 के, तो इसका क्या मतलब है बेटा, 2 लाइन जब भी परपेंडिकुलर होती हैं तो इन दोनों की जो स्लोप है M1 और M2, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा -1। 2 लाइंस जब भी परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है -1 के। ये पॉइंट हमारे पास था, मतलब 2 लाइंस पैरेलल है स्लोप इक्वल, 2 लाइंस परपेंडिकुलर है स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। और कोलिनियर कब होंगे, जब ए बी की स्लोप फाइंड करें, बी सी की स्लोप फाइंड करें, दोनों का आंसर क्या आ जाए सेम, ठीक है। अब ये तो तीनों आपको पॉइंट्स पता चल गए, बड़े इजी से पॉइंट्स है। अब इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा अब ये देखो बेटा, यहां इससे रिलेटेड ना एमसीक्यू सम ने पूछा ये जा सकता है। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो ये हमें बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इफ L1 पैरेलल है L2 के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन ये लिखा होता है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में लिखा होता है M1 ओवर M2 इज इक्वल है 1। जो सी ऑप्शन है उसमें अक्सर लिखा होता है कि M2 ओवर M1 इज इक्वल है 1। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है ऑल ऑफ दिस। तो अब ये आपने बताना है कौन सा ऑप्शन है। बेटा तीनों सेम ही है, क्योंकि ये देखो ना M2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, M2 को इधर जब ले आएंगे तो M1 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1। इसी तरह ये भी तो कर सकते हैं, इसको इधर आके हम डिवाइड कर देते हैं, तो M1 से डिवाइड कर दिया, राइट साइड पे क्या बच गया 1। तो ऑप्शन क्या है ऑल ऑफ दिस। एक और ऑप्शन भी है इसका, अगर ई आ जाए फॉर एग्जाम्पल, डी ऑप्शन हम चेंज कर देते हैं, अगर लिखा हो M1 माइनस M2 इज इक्वल है 0, ये भी तो लिखा आ सकता है, ये प्लस है उधर जाके क्या हो गया माइनस इक्वल 0। अब ये भी आ सकता है शहजादो कि M2 माइनस M1 इज इक्वल है 0, कि M1 को उधर शिफ्ट कर दें, और फिर अब इसका मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन हमारा आंसर है। अब आपके पास जो उसमें अगर एमसीक्यूज में आ गया तो सारे ऑप्शन नहीं होंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा जो सही होगा, तो उस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। अब इधर देखो, अब अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका मतलब है M1 इक्वल आ जाएगा -1 ओवर M2, मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, ठीक है। फिर हम ये भी तो लिख सकते हैं M2 इज इक्वल -1 ओवर M1, ये भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। मतलब आपको ये बता रहा हूं कि एमसीक्यूज में किस किस तरह से रंगबाजियां लग सकती हैं, तो आपने सारी की सारी रंगबाजियां देख लेनी है। अब सी वाला पॉइंट क्या है, सी वाला पॉइंट ये भी तो लिख सकते हैं यार शहजादो कि M1 M2 प्लस 1 इज इक्वल है 0। हमने क्या किया, हमने ये किया ना, ये इन दोनों को हमने क्या किया, ये बल्कि ये -1 है उधर जाके क्या आ जाएगा +1। अब ये आंसर आ गया। एक ऑप्शन ये भी बन सकता है, ये चारों ऑप्शन बन सकते हैं,
ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरह से अगर गोलियां करवाई हो या रंगबाजियां लगाई हो तो वो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया शहजादों। अब ये असल पॉइंट्स जो हमारी 4.3 स्टार्ट हुई है वो यहां से हुई है। अच्छा, एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। अभी आपने पढ़ा 2 पॉइंट्स गिवन हो, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये है। ये अभी जो थ्योरी आपको बताई है, और m किसके इक्वल है, m किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा के इक्वल भी होता है और इसके इक्वल भी होता है। ये तब यूज करेंगे जब एंगल गिवन होगा, ये तब यूज करेंगे जब पॉइंट्स गिवन होगा। छप्पा लगा लो, यही चीजें हैं जिनको अभी हम क्वेश्चन में अप्लाई करने लगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ए पार्ट, ये 3 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि हमने चेक ये करना है ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन में आते हैं या नहीं आते। तो मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक पॉइंट्स में लाई करने का मतलब ये है कि कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको नाम दे दें तीनों को। हम लेट कर लेते हैं, बड़ा पप्पू से हमने नाम रख दिया, फर्स्ट वाले का नाम रख दिया ए, ठीक है, सेकंड वाले का नाम क्या रख दिया बी 1,5, और थर्ड वाला जो है उसका नाम क्या रख दिया सी, जो कि 2,9 आ रहा है। अब कोलिनियर का केस क्या था, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगी अगर स्लोप ऑफ बी सी के, तो वो क्या होंगे कोलिनियर। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी की स्लोप फाइंड करने का मेथड क्या था, जो ए की वैल्यू इसको x1 कहेंगे, इसको y1, जो b की वैल्यू x2 और y2, फॉर्मूला क्या था, y2 मतलब 5 माइनस y1 क्या है -3 ओवर x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है -1। अब ये आ गया 5 माइनस माइनस प्लस 3 ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। तो 5 प्लस 3 क्या होता है 8/2 और 8/2 क्या होता है 4। इसको हम अपनी पसंद से नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह अभी तो हमने स्लोप फाइंड की ए बी की, अब बी और सी की स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ बी और सी, अब सी बाद में आ रहा है तो इसकी वैल्यू को हम कह देते हैं x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या था, y2 मतलब 9 माइनस y1 क्या है 5 ओवर x2 वो क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1। तो बच्चों 9 में से 5 निकालें 4 और 2 में से 1 निकालें 1, तो आंसर क्या आ गया 4। इसको हम कह देते हैं 2 नंबर इक्वेशन। तो अब देखो इसका आंसर भी 4 है, इसका आंसर भी 4 है, इसका मतलब ए बी और सी क्या है कोलिनियर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब ये देखें, अब ये जो इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं, तो इसका जो बी वाला पोर्शन है वो आपने कर लेना खुद। ठीक है, उसमें घबराना नहीं है आप लोगों ने। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने किस तरह से करना। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है फाइंड के, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है के की, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, मतलब ए और बी क्या कर रहे हैं मिलके एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी, और इसी तरह सी डी भी मिलके हमारे पास एक लाइन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक मार्कर है, ये ए है, इसका ये टकन वाला जो पॉइंट है ए, और ये हमारे पास क्या है बी। अब रेड वाला जो है ये सी है और ये क्या है डी। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाइंस हैं। अब क्या कहा गया है, के की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये दोनों लाइंस क्या हो पैरेलल। ओके, ये जो ए बी ये और सी डी ये पैरेलल है, तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है के, और दूसरा क्या परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तब भी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो पैरेलल के लिए केस क्या था, इसके लिए केस था स्लोप क्या होगी इक्वल, इसके लिए क्या था स्लोप को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा -1, दोनों की स्लोप को। अच्छा, ए और बी सपोज करते हैं वो बना रहे हैं L1। ठीक है, L1 किससे मिलके बन रही है हमारे पास ए और बी से, और ए वाला पॉइंट क्या है 7,3 और बी वाला पॉइंट k, -6। अब ए बी की स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ
ए बी की जगह पे मैं L1 लिख रहा हूं, एक ही बात है ना। अब देखो L1 की जो स्लोप होती है उसको हम कहते हैं M1, ठीक है। अब स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट गिवन हो, y2 माइनस y1 क्या है 3 ओवर x2 माइनस x1 वो क्या है 7। तो बच्चों यहां से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस माइनस प्लस -9 ओवर k माइनस 7, ये आ गया स्लोप ऑफ L1। अब इसी तरह देखो ये जो L2 है इसको हमने क्या कहा, L2 कौन सी लाइन है, जो C और D मिलके बना रहे हैं, और D वाला पॉइंट क्या है -6,4। तो यहां पे हम क्या लिखें, यहां पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ L2 किसके इक्वल है, M2 के, ठीक है। L2 की स्लोप को क्या कह दिया, M2। अच्छा अब इन दोनों की स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप क्या आएगी, L2 की स्लोप इन दोनों से निकलेगी y2 माइनस y1, ठीक है। ये हमने दोनों सेम पॉइंट लिख दिए, आई थिंक हमने मिस्टेक कर दी है। ये बेटा सॉरी, जो C वाला पॉइंट है उसको हम चेंज करते हैं, C वाला पॉइंट हमारा ये नहीं है, C वाला पॉइंट -4,5 है, क्या है -4,5। इसी तरह यहां पे भी C वाला पॉइंट क्या है -4,5, और D वाला पॉइंट क्या था -6,4। ओके अब C और D L2 बना रहे हैं, यहां से इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, क्या होता है y2 मतलब 4 माइनस y1 वो क्या है -5 ओवर x2 माइनस x1 -6 माइनस 4, ये आ गया। तो ऊपर से आंसर क्या आया -1, और यहां से क्या आया -6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -1 ओवर -2, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/2। अच्छा बच्चों हमने दोनों की स्लोप तो फाइंड कर ली है, केस 1 क्या था, क्या रखें इनको पैरेलल। ओके केस 1 ये है कि पैरेलल के केस में बताएं हमारे पास k की वैल्यू क्या है। अगर हम यहां पे लिखते हैं अगर L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप जो दोनों की हैं वो आपस में क्या होंगी इक्वल, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हो स्लोप क्या होती है इक्वल। अब स्लोप क्या है फर्स्ट वाले की जो L1 की स्लोप है -9 ओवर k माइनस 3, लिख देते हैं -9 ओवर k माइनस 3 इक्वल है M2 की स्लोप क्या है, M2 की स्लोप 1/2 इक्वल रख दिया, मल्टीप्लाई करो यहां से क्या आ गया -18, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो k माइनस 3। अब ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, और k इधर ही रहा, तो k का आंसर क्या आ गया, यहां से आंसर क्या निकला है -15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया k का, जब दो लाइंस हमारे पास क्या है दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अच्छा अगर कभी आपको लगे ना कि आपका आंसर गलत निकला है तो आप बैक सॉल्व भी कर सकते हैं, k की जगह पे k की वैल्यू पुट करें, दोनों सेम होने चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, सिर्फ ऐसे बता रहा हूं आपको चेक करने, -9 ओवर k की जगह पे क्या पुट किया -15, और ये -3, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया -9, नीचे क्या आ गया -18, माइनस माइनस से तो कैंसिल, 9 1 9 9 2 18, 1/2, तो 1/2 ही था, मतलब आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 क्या है, अगर केस हो परपेंडिकुलर का तब हम क्या करेंगे। अच्छा बच्चों परपेंडिकुलर के केस में मतलब हम ये कहते हैं अगर L1 परपेंडिकुलर हो L2 के, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि दोनों की जो स्लोप है मल्टीप्लाई करने से किसके इक्वल आएगा आंसर -1 के इक्वल आएगा। तो ये वाला पोर्शन रेज कर देते हैं, क्वेश्चन रेज कर देते हैं ताकि हम आंसर अपना कंप्लीट कर सकें इधर ही ना इसी पोर्शन में। ओके अब देखो बच्चों M1 की वैल्यू क्या है, M1 हमने ये निकाला ना M1 है -9 ओवर k माइनस 7, और M2 क्या है 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर किसके इक्वल आना चाहिए -1। अच्छा -9 को मल्टीप्लाई किया, -9 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करो, 2k माइनस 14 इज इक्वल टू -1, डिवाइड हो रहा हो तो जाके मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2k को -1 से मल्टीप्लाई -2k, -14 को -1 से मल्टीप्लाई +14। अब बेटा k का आंसर फाइंड करना ना, +14 उधर जाके -14, तो -9 -14 इज इक्वल टू -2k, तो दोनों को सॉल्व करो, आंसर क्या आ गया -23 इज इक्वल -2k, तो -23 ओवर -2 इज इक्वल टू k, ये कैंसिल, k का आंसर क्या निकला आया 23/2, तो ये हमारा आज का आंसर है
जब दोनों लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलर। तो चेक करने का तरीका क्या, सेम, के की जगह के की वैल्यू पुट करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, -1। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो आज का ये हमारा बेसिक लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने काफी चीजें जो हैं वो सीखी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई एक आधा पॉइंट आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। साथ साथ क्वेश्चन लाजमी सॉल्व किया करें ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।